हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। तो आपको पता है कि हम लोग एनटीपीसी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में भी हम वही करेंगे, प्रीवियस ईयर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले वो रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसजीडी की कुछ भी एग्जाम, ठीक है। तो चलिए टाइम को बगैर बर्बाद किए हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा लो पेपर, आप भले आप रेलवे का उठा लो, एनटीपीसी के या एसएससी का उठा लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो, प्रिंसिपल कितना 15,625 रुपए के ऊपर। इफ सम इज कंपाउंडेड 8 मंथली, अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 8 मंथ में कैलकुलेट किया जा रहा तो 15,625 रुपए में मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12% पर एनम है। पर एनम ध्यान रखिए, पर एनम का मतलब एक साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे कर रहा है कि 8 महीना में कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं 8 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 2 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, इंटरेस्ट 8 मंथ में कैलकुलेट कर रहा है, यानी हर 8 महीना बाद क्या होगा, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और टाइम पीरियड कितना दिया, 2 साल दिया। तो आप बताइए, तो 2 साल में 8 मंथ करके कितनी बार आएगा। तो आप बोलोगे कि भैया 8 मंथ 2 साल में 3 बार आएगा, यही ना। 8 + 8 16 + 8 24, 2 साल का मतलब होता है 24 महीना होता है। यानी 2 साल में मेरा 8 मंथ 3 बार आएगा, ठीक है। यानी मेरा टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया मेरा 3 टाइम्स ऑफ 8 मंथ हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 12% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता तब आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं इंटरेस्ट तो 8 मंथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं 8 मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी क्या मिलना चाहिए, 12% से कम मिलना चाहिए। तो कितना मिलना चाहिए आपको, दिया हुआ क्या, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। एक साल का मतलब आपको पता है कि 12 महीना होता है, तो 12 मंथ में इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 12% मिल रहा। अगर मैं बोलूँ एक मंथ में तब कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो एक मंथ में 1% मिलेगा, डिवाइड कर लो। तो 8 मंथ में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 8 मंथ में इंटरेस्ट मुझे 8% मिलेगा और 8 महीना करके कितना है, 3 बार लेता है। तो 15,625 पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको बताऊंगा। पहला मेथड है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड देखिए, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% हो रहा है 8 महीना का। 8% को मैं क्या कर रहा हूँ ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 8% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2/25 आएगा, ठीक। अब ये 2/25 का मतलब क्या होता है, 2/25 का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल मेरा 25 रुपए है तो उस पर मुझे 2 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में अगर प्रिंसिपल मेरा 25 रुपये है तो उस पर 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मेरा प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट कितना होगा, 2 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो 25 + 2 27, यानी मेरा अमाउंट हो गया। ये मेरा प्रिंसिपल हुआ, ये मेरा अमाउंट हुआ। ये प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट कितना, एक साल का है। या बोल दोगे कि 8 मंथ का है, लेकिन मेरा टाइम पीरियड दिया कितना है, 2 साल, यानी 24 महीना दिया। तो 24 मंथ में कितना, 8 मंथ करके कितना बार आता है, 3 बार आता है। तो 3 टाइम्स ऑफ 8 मंथ कितना होगा, इसका मतलब पावर क्या कर लो, 3 कर दो, ठीक है, ठीक है। तो 1/8 मंथली में एक बार 8 मंथ में, यानी फर्स्ट टाइम जब 8 महीना गुजरेगा ना आपको, तो प्रिंसिपल अगर 25 है तो 27 बन जाएगा। लेकिन 8 मंथ तो आपका 3 बार आ रहा है 2 साल में, तो 3 बार का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो क्यूब कर दो आप। 2 बार का होता तो स्क्वायर कर देते आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब करो, तो क्यूब करूंगा 25 का क्यूब होता है ना 15,625 होगा, ठीक है। और 27 का क्यूब अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 19,683 होता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। 19,683 होता है, यानी ये मेरा क्या हुआ, 2 साल का प्रिंसिपल, ये 2 साल का अमाउंट हुआ। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इतना है। आपको पता है अगर अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो यही तो मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 19,683 में अगर आप 15,625 घटाओगे ना तो 4,058 आएगा, ठीक है। अब देख लेना कैलकुलेट करके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा इतना हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट, ये मैं रेशियो ले रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू है ये यूनिट में है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 4,058 यूनिट है, प्रिंसिपल मेरा 15,625 यूनिट है, अमाउंट मेरा 19,683 यूनिट है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, देखता हूँ मेरा प्रिंसिपल कितना दिया, 15,625 रुपए ही दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल के रेशियो कितना है, 15,625 यूनिट आया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 15,625 यूनिट का मतलब ही हो रहा है कितना, 15,625 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, डिवाइड कर दो तो 1 रुपए ही आएगा,
तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इतना रुपए ही हो जाएगा, 4058 रुपए ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाई फ्रैक्शन मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, आपको सक्सेसिव मेथड के थ्रू भी बता रहा हूं। देखना सक्सेसिव मेथड इसका, ठीक है। सक्सेसिव मेथड आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8 महीना करके, और 8 महीना 3 बार आ रहा, तो 8% करके आप 3 बार का क्या निकाल लो, आप सक्सेसिव रेट निकाल लो। तो 8% करके 3 बार का सक्सेसिव रेट निकालोगे तो कितना आएगा, देखो मैंने ना 3 साल का एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप उसको लिख लो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% है, ठीक है, टाइम पीरियड आपका 3 साल दिए या 3 टाइम्स ऑफ जितना मंथ है, 6 मंथ 8 मंथ कुछ भी है, तो उसका सक्सेसिव रेट निकालने का एक फार्मूला होता है फॉर 3 इयर्स, ठीक है। वो फार्मूला होता है, देखिए आप राइट से लिखूंगा लेफ्ट की तरफ, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं ए कंसीडर करूंगा, ठीक है, ए क्यूब। लेकिन ए क्यूब को मुझे डबल डिजिट में लिखना, ठीक है। फिर क्या होगा 3a², 3a² को भी मुझे डबल डिजिट में लिखना, फिर डॉट 3 ऐसे आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं जाएंगे। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ए क्यूब, ए का मतलब कितना 8 है, 8 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 512 होता है, 512, लेकिन मुझे लिखना है किसका, इसको डबल डिजिट में लिखना है। तो 512 का मैं क्या करूंगा, 12 लिख दूंगा, और 5 क्या होगा, 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 3a², एक का मतलब 8 है, 8 का स्क्वायर 64 × 3 192 होगा, और ये 5 मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ था, 192 + 5 कितना होगा 197, लेकिन इसको भी मुझे लिखना डबल डिजिट में, 79 लिखूंगा, और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। फिर से 3 है, ए का मतलब 8 × 24, और एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था, कितना हो जाएगा 25, यानी मेरा 8% करके 3 बार का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25.9712% होगा, ठीक है। अब इसको देखो, एक 25.9712% है ना, ये बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाएगा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं ना, अप्रोक्स में 26% में अज्यूम कर ले रहा हूं, अप्रोक्स 26% अज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना 15,625 का 26% होगा, 26% निकालो आप। इसको देखो, इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो 25 4 बार जाएगा, ये 625 बार जाएगा, तो ये 25 का क्यूब है, ठीक है। 26 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना तो एक बार जाएगा तो 6.5 होगा, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करो। अब 625 को 6.5 से मल्टीप्लाई करो, तो 625 को पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, फिर बाद में 0.5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। 625 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 25 6 150, 6 जगह 36, यानी 3750 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 625 को 0.5, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 625 का आधा करोगे तो कितना होगा 312.5 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो कितना होगा 3 होगा, 5 + 1 6 होगा, 7 3 10, यानी 4062.5 रुपए आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मेरा एग्जैक्ट परसेंटेज कितना आया था 25.9712%, जबकि मैंने इसको अज्यूम कितना कर लिया था 26% अप्रोक्स ले लिया था, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, वो 4062 जो मेरा आया है, वो तो 4062 तो मेरा एग्जैक्ट नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो 26% धरा, तो क्या होगा 4062 से मेरा आंसर थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि ये 25.97 है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4062 से थोड़ा सा कम है, ये तो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है तीनों, तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 4058, जो कि थोड़ा सा कम है 4062 से, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को मैंने तो आपको दोनों मेथड से बता दिया, फ्रैक्शन मेथड और सक्सेसिव मेथड, ठीक है। चलिए अब इसको ना याद रखिएगा ध्यान से, ये 3 साल के बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है 3 साल का सक्सेसिव रेट निकालने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। बोला कि एक टावर है, टावर की लंबाई 50 मीटर है, ठीक है। इट्स शैडो बिकम्स x मीटर शॉर्टर, अब उसकी जो परछाई है ना x मीटर कम हो जाती है, x मीटर घट जाती है, कब घटती है भैया, व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड, जब सूरज जो है हमारे जो सूरज देवता है उनकी जब ऑल्टीट्यूड यानी उनका जब एंगल है, उनकी जब ऊंचाई क्या हो रही है, बिकम्स 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, मतलब पहले जो सूरज था ना 30 डिग्री के एंगल पे था, ठीक है, टावर से 30 डिग्री के एंगल पे था, जब वो एंगल चेंज होकर 45 डिग्री हो गया ना तो मेरा क्या हो गया, परछाई कितना हुआ x सेंटीमीटर या x मीटर घट गई, x का वैल्यू पूछा, देखिए ये मान लेता हूं मेरा टावर है, टावर की लंबाई 50 मीटर है, ठीक है, ये टावर है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा सूरज है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, सूरज यहाँ पर है, टावर ये है, तो टावर की परछाई बनेगी कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो पहले एंगल मेरा कितना था 30 डिग्री था, अब क्या हुआ, ये जो सूरज है, ठीक है, सूरज की ऑल्टीट्यूड क्या होती है, ऑल्टीट्यूड चेंज हो जाता है, मान लीजिए सूरज यहां से यहां आ जाता है,
तो यहाँ आता तो एंगल भी चेंज हो जाता है। एंगल कितना होता है 45 से 30 से 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 30 से 45 डिग्री एंगल होने पे क्या हो रहा है, परछाई मेरी घट जा रही है। यानी पहले परछाई तो ये पूरी थी, अब ये परछाई सिर्फ इतनी हो गई है। तो बोल सकता हूँ कि इतना घटा है। कितना घटा है, तो आप बोलोगे कि इतना घटा है भैया, तो ये कितना घटा, इसी का वैल्यू दिया x घटा। तो पूछ रहे इसी x की वैल्यू बताओ। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ जो राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ रेशियो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल मैं 45 अज्यूम करता हूँ, ये एंगल को मैं 45 अज्यूम करता हूँ, ये एंगल तो 90 भी है पता है आपको, तो ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल को अगर मैं 30 डिग्री अज्यूम करूँ तो ये एंगल भी, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रेशियो क्या होगा, अगर ये 45-45 है तो तीनों साइड का रेशियो कितना होगा, ये 1 होगा, 1 होगा, ये √2 होगा। ठीक है, 45 के सामने वाला साइड 1 होगा, ये भी 45 के सामने वाला साइड 1 होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेन्यूज होगा मेरा √2 होगा। और यहाँ पे देखिए 30-60 को तो 30 के ऑपोजिट वाला 1 होता है, 60 के ऑपोजिट वाला √3 होता है, और जो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा वो 2 हो जाएगा। आप इसको याद करके रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पहले मैं इस एंगल पे आता हूँ, ये जो 45 डिग्री जहाँ पे मेरा एंगल है, ठीक है, इस पे आता हूँ मैं, तो ये 45 है, देखिए ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना, ये 90 है ना, ये 45 तो ये भी 45, तो यहाँ पे 45 का ऑपोजिट 50 है, तो यहाँ पे भी जो 45 का ऑपोजिट है होगा वो कितना होगा, वो भी 50 होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इस साइड का वैल्यू मिल गया 50 है। ठीक है, मुझे निकालना है इसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अब पूरा अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ता हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ता हूँ, मान लीजिए मैं इसका नाम भी देता हूँ ABC, ट्रायंगल ABC को देता हूँ, तो ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABC कितना होगा, देखिए मैं tan थीटा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 कितना होगा, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 50 है, अब बेस कितना है, बेस BC कितना है x प्लस 50 है। आपको पता होना चाहिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू कितना होगा 50/x प्लस 50। यहाँ से क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा x प्लस 50 इक्वल टू 50√3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 वहां जाएगा तो कॉमन ले लो ना, √3 माइनस 1 होगा। अब √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.732 होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.732 में से अगर मैं एक माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.732। ठीक है, तो 50 को 0.732 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मल्टीप्लाई करो कितना है, पहले एक 0 दे दो, फिर 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 5 7 35 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दो, यानी 36.6 मेरा आंसर हो जाएगा। 36.6 क्या था मीटर, देखिए कौन सा ऑप्शन है 36.6 मीटर, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो ये प्रिज्म का क्वेश्चन है जो कि 3D है। ठीक है, 3D भी आता है, एसएससी में तो आता ही आता है, रेलवे में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लो आप। प्रिज्म, अब प्रिज्म हैज ए रेगुलर हेक्सागन बेस, एक प्रिज्म का जो बेस है ना किस शेप का है, वो रेगुलर हेक्सागन के शेप का है। ठीक है, आपको हेक्सागन पता होना चाहिए कैसा होता है, ये हेक्सागन होता है। ठीक है, अच्छा ये अगर हेक्सागन, ये अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इसके हर साइड इक्वल होगा, हर साइड इक्वल होता है। मान लीजिए कि ये साइड ए है तो सभी साइड ए होंगे। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का सब साइड इक्वल होता है। तो एक प्रिज्म का जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागन के जैसा है दिखने में, विद साइड 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे साइड 6 दे दिया है। ठीक है, तो ए के बजाय 6 लिख लो आप। ठीक है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म इज 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया दे दिया प्रिज्म का 216√3 सेंटीमीटर के स्क्वायर है। हमसे पूछ रहा है कि प्रिज्म की हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको पता है होना चाहिए कि जो चीज दिया हुआ होता है उसी का फार्मूला लेके उसके इक्वल कर देना चाहिए।
तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है आप देख लो, ठीक है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का, उसका फार्मूला होता है जो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है 2 into एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये होता है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअल में इसी को पता है क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, या इसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया उसका फार्मूला होता है 2 into एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब आते हैं एरिया में निकालू कैसे, एरिया ऑफ द बेस। बेस कैसा है, दिखने में हेक्सागन जैसा। हेक्सागन को पता होना चाहिए हेक्सागन का जो एरिया होता है ना, हेक्सागन को मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके जितने भी ये है कॉर्नर है उनको अगर मैं मिला दूं, नहीं रुको एक सेकेंड, हेक्सागन का एरिया लिख लो आप। हेक्सागन का एरिया जो होता है ना, हेक्सागन को मैं क्या कर सकता हूँ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। तो हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे साइड कितना, हर साइड 6 के इक्वल, ठीक है। तो एक साइड का एरिया का √3/4 ए स्क्वायर होगा तो 6 का कितना होगा 6 इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस तो कितना होगा 2, एरिया ऑफ बेस कितना होगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब कितना, साइड कितना 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, एक साइड की लंबाई अगर 6 है तो पूरे 6 साइड की लंबाई कितनी होगी 36 होगी, इंटू हाइट। हाइट तो नहीं पता ना, तो हाइट को h अज्यूम कर लो। अब इसको कैलकुलेट करो, टोटल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है 216√3, 216√3 लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। लिखो आप 216√3 इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेट करो इसको, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट लो 3 बार, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 इंटू 3 कितना होता है 108√3 होगा, प्लस 36 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको राइट में लिख लो पहले, 36 इंटू एच इक्वल टू कितना होगा 216√3 और 108 को उधर ले जाओ, 216√3 माइनस ऑफ 108√3, तो 36 एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 108√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 एच इक्वल टू 108√3, 36 को अगर 108 को 36 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, तो हाइट कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। 3√3 सेंटीमीटर ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो आसानी पूरा फॉर्मूला बेसिक प्योर फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने CAS लिख दिया, सॉरी, यहाँ होगा CSA, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी पाइपिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पाइप्स P and Q कैन फिल अ टैंक इन 18 and 27 मिनट। दो पाइप है P और Q, दोनों क्या कहते हैं, पहला पाइप P जो 18 मिनट में एक टैंक को भर देता है, Q 27 मिनट में एक टैंक को भर देता है रिस्पेक्टिवली। Whereas पाइप R कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54 मिनट, जबकि पाइप R जो है टंकी को खाली करता है, यानी पाइप R जो है आपका एम्प्टी पाइप है, आउटलेट है, ठीक है। कितना लेता है 54 मिनट लेता है। तो आप बनाओ, तो देखो लिखो P Q R, ठीक है। P क्या कर रहा है, P 18 मिनट में भर रहा, Q 27 मिनट में भर रहा, R जो है 54 मिनट में खाली कर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, वो क्या हो जाएगा आपका, टैंक का कैपेसिटी होगा, तो 18 27 54 का एलसीएम लोगे 54 ही आएगा, ठीक है। तो तीनों पाइप की इफिशियंसी कितनी होगी, 27 54 को 18 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 54 को 27 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 54 को 54 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, ये पाइप आर क्या है, एम्प्टी पाइप है, यानी आउटलेट पाइप है, ये टंकी को खाली कर रहा है, यानी पानी को बाहर निकाल रहा है। तो पानी को बाहर निकाल रहा है, तो इसीलिए मैं इसके एफिशिएंसी को क्या लूंगा, नेगेटिव में लूंगा। जबकि बाकी दोनों पाइप क्या फिलिंग पाइप है, इसलिए इन दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाइप
P एंड Q आर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट। मैंने क्या किया, P और Q को एक साथ ओपन कर दिया 6 मिनट के लिए, ठीक है। अब आते हैं P और Q की तरफ आते हैं। P देखिए क्या करता है, P 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, Q 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा। तो मैं बोल सकता हूं P प्लस Q दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते, 3 प्लस 2 5 यूनिट भरते, या आप लीटर अज्यूम कर लो। P और Q मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं। तो P और Q को दोनों को मैंने एक साथ ओपन किया, कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में अगर 5 लीटर भरेंगे तो 6 मिनट में कितना लीटर भरेंगे, तो P प्लस Q देखो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 लीटर, तो 6 मिनट में कितना भरेंगे, तो आप बोलोगे कि 30 यूनिट भरेंगे, ठीक है। आगे बोल क्या बोला, एंड देन क्लोज, तो मैंने दोनों को ओपन किया 6 मिनट के लिए, उसके बाद बंद कर दिया, ओके। एंड आर वाज ओपन, उसके बाद मैंने आर को ओपन किया, आर को मैंने ओपन किया। देन टैंक वाज एम्प्टी बाय आर अलोन इन, देखिए पी और क्यू ने दोनों मिलकर कितना 30 यूनिट भरा, फिर दोनों को बंद कर दिया। अब मैंने आर को ओपन किया, आर क्या करेगा, खाली करेगा। तो यही पूछ रहा कि इस 30 यूनिट को या इस 30 लीटर को खाली करने में आर को टाइम कितना लगेगा, ठीक है। आर पे आते हैं, आर 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1 लीटर खाली करता है। तो 30 लीटर खाली करने में आर को समय कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय आर टू एम्प्टी इट, टाइम टेकन बाय आर, आर को मैं नीचे लिख रहा हूं, कितना टाइम का फार्मूला होता है, कैपेसिटी कितना 30 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ आर, आर का एफिशिएंसी को मैं 1 लूंगा यहाँ पे। अब देखिए जब मैं टाइम निकालूंगा ना, तो टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता, इफिशिएंसी लिखते वक्त तो नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन जब टाइम निकालेंगे तो नेगेटिव का साइन नहीं देंगे, ठीक है। तो 30 पे 1 से डिवाइड करो, यानी 30 मिनट लगेंगे आर को 30 यूनिट खाली करने में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन है इस स्लाइड का। देखिए ये क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 648 किलोमीटर बाय ट्रेन, कार एंड बस रिस्पेक्टिवली। एक आदमी है 648 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा, ठीक है, ट्रेन से, कार से और बस से। ट्रेन, कार और बस से मिलकर टोटल 648 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया इन द रेशियो 29, 21, 22, ठीक है। देखिए एक आदमी ने क्या किया, ट्रेन, कार और बस से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल, उन डिस्टेंस का रेशियो कितना, 29, 21 और 22, ठीक है। इसका मतलब ट्रेन से उसने टोटल 29 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, कार से 21 यूनिट, बस से 22 यूनिट, जबकि टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया उसने, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां लिखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। तो क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 648 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे काम करो, तीनों का सम करो, 29 प्लस 21 प्लस 22, 21 प्लस 22 43, 43 प्लस 9 52 प्लस 20 72 होता है। यानी टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, 72 यूनिट, जबकि एक्चुअल में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो बोलोगे 648 किलोमीटर। तो 72 यूनिट का मतलब 648 किलोमीटर हो रहा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना किलोमीटर होगा, कैलकुलेट करो, 648 को 72 से डिवाइड कर दो, 12 से काटो, 12 छके 72, 12 पचे 60, 12 चौके 48, 6 9 54, यानी 1 यूनिट का मतलब 9 किलोमीटर हो रहा है। 1 यूनिट का मतलब कितना किलोमीटर हो रहा है, 9 किलोमीटर। तो ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 29 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 9 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इतना डिस्टेंस उसने कवर किया बाय ट्रेन। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया बाय कार, और इतना डिस्टेंस उसने कवर किया बाय बस, ठीक है। टोटल इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 29 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, 9 27 270, 270 में से 9 घटा दोगे कितना होगा, 261 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है बाय ट्रेन। इसी तरह इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 189 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय कार, और इसको कैलकुलेट करेगा तो 189 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बाय बस, हो गया। नेक्स्ट आते हैं, if he spent 4 rupees per kilometer, 5 rupees per kilometer and 6 rupees per kilometer on traveling by train, car and bus respectively, what is the total cost he spent during his journey। अब क्या बोला, बस से 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में 4 रुपए खर्चा हो रहा, अगर कार से वो ट्रेवल करिए तो 1 किलोमीटर में कार से 5 रुपए खर्चा हो रहा, और सॉरी ट्रेन से 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पर 4 रुपया, कार से 5 रुपया और बस से 6 रुपये खर्चा हो रहा है, तो टोटल उसका कितना रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। ठीक है, ट्रेन से उसने टोटल इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, ट्रेन से उसने टोटल इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और 1 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल करने पर 4 रुपये खर्चा हो रहा है, तो टोटल खर्चा कितना होगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली कार में 5 रुपये खर्चा हो रहा और बस से 6 रुपये खर्चा हो रहा,
तो टोटल खर्चा बताइए, यानी इन तीनों को मैं अगर मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, ये कैलकुलेट तो आप कर लोगे, कैलकुलेट करोगे आपको थोड़ा समय बर्बाद होगा, 30 सेकंड एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। इससे बड़े यहाँ पे देखो, अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, तो ये 9 जो है तीनों में कॉमन नहीं आएगा, 9 जो है तीनों में कॉमन आएगा। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा ना, वो आंसर क्या होगा, मेरा 9 का मल्टीपल होगा, मेरा 9 का मल्टीपल होगा। तो आपको इतना कैलकुलेट करना ही नहीं है, देख लो कौन सा ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 9 का मल्टीपल है तो आप क्या करो, डिजिट का सम करो। तो डिजिट का सम आप करोगे, यहाँ पे कितना को 7 से 14 4 18 आ रहा, 18 तो 9 का मल्टीपल हो रहा है। इसको डिजिट सम करेगा तो 7 2 9, 9 5 14 आ रहा है, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 से 14, 14 6 20 हो रहा, 7 से 14, 14 3 15 हो रहा। तो देखिए ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, सिवाय ऑप्शन ए के। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट कर लो तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आज का सेशन था इसमें 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, तो सीरीज को आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे, अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, जैसे परसेंटेज पे आपको वीडियो चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहिए, टाइम एंड वर्क पे चाहिए, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, एनटीपीसी एसएससी का कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सेशन उसी पर लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।